हेलो स्टूडेंट, क्लासिकल मैकेनिक्स की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स यूनिट 3 का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ORR हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, ये हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन इसको कहेंगे या इसको हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन कहेंगे। ये कैनोनिकल वर्ड आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा होगा, लेकिन आगे जाके इसको क्लियर करूँगा। मेन अच्छे से कैनोनिकल आपको तभी समझ में आएगा जब आप MSc में इसको पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन थोड़ा बहुत हिंट दे दूंगा कैनोनिकल क्यों यहाँ यूज किया गया है। ठीक, आगे जब हम लोग पहुँचेंगे तो आपको इसको हिंट थोड़ा दे दूंगा। ओके, अब देखिए, जैसे आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स में न्यूटन साहब की हेल्प से क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं और उसके आधार पर क्या करते हैं, तमाम सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स में BSc फर्स्ट सेम में आप क्या किए थे, सिंपल पेंडुलम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह लिखे थे। आपको न्यूटन्स लॉ वगैरह मालूम था, वहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन लिख कर उसको निकाल दिए थे। उसी तरीके से हम लोग लाग्रेंजियन में भी किए थे, लाग्रेंजियन में भी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे और उसके हेल्प से सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, एटूड मशीन वगैरह के लिए क्या किए थे, इक्वेशन ऑफ मोशन इजीली लिख लिए थे। उसी तरीके से अगर कोई कहे हैमिल्टन के हेल्प से आप सिंपल पेंडुलम के लिए निकालिए इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालिए, तो उससे पहले हमको हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन की जानकारी होना चाहिए। इस वजह से हम लोग हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे, ताकि आगे अगर कोई हम लोग के सामने प्रॉब्लम आता है कि आप सिंपल पेंडुलम का प्रॉब्लम सॉल्व करिए, कंपाउंड पेंडुलम का प्रॉब्लम सॉल्व करिए, तो उसको हम लोग इजीली इससे क्या करें, सॉल्व कर सकें। जैसे हम लोग को जब न्यूटन लॉ पता था तो हम लोग सॉल्व करते थे, लाग्रेंजियन पता था तो उसको सॉल्व करते थे, लाग्रेंजियन की हेल्प से सॉल्व करते थे। अब हैमिल्टन के हेल्प से पता सॉल्व करने के लिए हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन की जानकारी होना चाहिए। ठीक, तो इस वजह से जो आज हम लोग का लेक्चर होगा क्या होगा, हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन पे होगा। काफ़ी ईजी लेक्चर है, थोड़ा सा लेंदी जरूर है, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन जरूर है, लेकिन लेक्चर क्या है, काफ़ी इजी है। और ये आप देखिएगा लाग्रेंजियन से भी आपको इजी लगेगा। ठीक, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी तक जो हैमिल्टन के बारे में हम लोग की जानकारी है उसको क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे और उसके हेल्प से जो हम लोग का रिजल्ट है, अल्टीमेट गोल है, उस पर जाने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक, तो अभी तक हम लोग को क्या जानकारी मिली है इस चैप्टर में कि हैमिल्टन क्या होता है। हैमिल्टन जो होता है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट, मोमेंटम, जनरलाइज मोमेंटम और टाइम का क्या होता है, फंक्शन होता है, जहाँ पर जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट और ये मोमेंटम और टाइम ये सब क्या आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। और लाग्रेंजियन में क्या होते थे, मोमेंटम और वहाँ वेलोसिटी यूज करते थे तो वो दोनों डिपेंडेंट होते थे। ठीक, हैमिल्टोनियन यूज करने का फ़ायदा हमको यहाँ क्या मिला कि हैमिल्टोनियन में ये जो कोऑर्डिनेट है आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक, तो इन सब जानकारी को लिखेंगे, साथ ही साथ हम लोग हैमिल्टोनियन फंक्शन को भी समेशन लगा के डिफाइन किए थे, उसको लिखेंगे और फिर कुछ लाग्रेंजियन का हेल्प लेंगे और उसके हेल्प से हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कर देंगे, डिराइव कर लेंगे। और जब हमको इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा तो फिर फ्यूचर में जब हम इस पे बेस्ड एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको यूज करके क्या करेंगे, अपने प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, तो देखिए क्या लिखे हैं, वी नो दैट, हमको अभी तक जो पता है, क्या पता है, हैमिल्टोनियन फंक्शन यह चीज़ फंक्शन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट QI जिसको जनरलाइज पोजीशन कोऑर्डिनेट कहेंगे, कामा PI जिसको जनरलाइज मोमेंटा कहेंगे, एंड T जो क्या है टाइम है, एंड इज गिवन बाई, और उसको कैसे देते हैं, यह चीज़ द फंक्शन ऑफ QI PI T। ये जानकारी हम लोग को था, लिख लिए। अब ये क्या है, I आपका इंडिसेस यूज किया है, I का वैल्यू 1 से लेकर n तक हो सकता है, डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट को आप लेकर डील कर रहे हैं। n का वैल्यू 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कि आपके प्रॉब्लम में कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, इसको और जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे, यच इज द फंक्शन ऑफ यच, लेकिन सुविधा के लिए ऐसे लिखे हैं। ठीक, Q1 Q2 डॉट 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 QK डॉट 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 QN, ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, PI P2 डॉट 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 PK डॉट 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 PN और फिर क्या हो जाएगा, टाइम T, ऐसे। ठीक, तो देखिए इतना बड़ा इक्वेशन लिखने से अच्छा अपने सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटे फॉर्म में लिख लेते हैं। क्लियर, इतना बड़ा इक्वेशन लेकर चलेंगे तो सबके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, क्योंकि आगे हमको डिफरेंशिएशन यूज़ करना है, तो हर एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो उससे अच्छा हम क्या किए हैं, एक जनरल टर्म अपना उठा लिए हैं QI और PI, और बता दिए जो I का वैल्यू है 1 से लेकर n तक होगा, इसी के बीच में सब इंडिसेस क्या होंगे, आपकी आएंगी। क्लियर, तो यह चीज़ द फंक्शन ऑफ जनरलाइज पोजिशन,
generalized momentum and time. Here all the coordinates are independent to each other, but in case of Lagrangian, qi and pi, qi and qi dot, ये qi dot क्या था, डिपेंडेंट था, qi dot क्या था, डिपेंड कर रहा था ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, qi pi ये सब क्या आपस में इंडिपेंडेंट है। तो पहला इसको यूज करने का एडवांटेज क्या है कि जो कोऑर्डिनेट हमारे इंडिपेंडेंट है, और उसमें qi डॉट वगैरह ये सब क्या थे, डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट थे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए अगर इतना बड़ा इक्वेशन लेते तो हर एक टर्म के रेस्पोंडेंट डिफरेंशिएट करना पड़ता, काफ़ी लंबा प्रॉब्लम हो जाता। इस वजह से अपने सुविधा के लिए छोटा वाला लिए हैं, अब बता दिए हैं कि इसका वैल्यू यहाँ वेरी करेगा। अब इसको आसानी से डिफरेंशिएट हम लोग कर लेंगे। लिखे हैं डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन 1 वी हैव। अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा DH, मैथ में तो आप धुरंधर हैं एकदम। समेसन आई, समेसन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आई का वैल्यू लिखे हुए हैं ना, आई का वैल्यू लिखे हुए हैं, तो समेसन आई लिखे हैं। अब आप चाहें यहाँ समेसन आई वेरी फ्रॉम 1 to n भी लिख सकते हैं, इसका लिमिट भी लगा सकते हैं, ठीक। लेकिन लगाने की जरूरत नहीं, इतना अंडरस्टूड है क्योंकि आप यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं, ठीक। तो क्या होगा, समेसन कर्ली h ओवर कर्ली qi dqi। ऐसा हम लोग कई सारा केस पढ़ चुके हैं, जनरलाइज जब पढ़ते थे फर्स्ट चैप्टर में, मैथ में भी आप पढ़े पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ठीक। और फिर क्या है, समेसन आई कर्ली h ओवर कर्ली pi dpi। एक फंक्शन के रिस्पेक्ट कर लिए, दूसरे के अब तीसरा बचा। टाइम क्या है आपका, टाइम अकेले है, टाइम क्या है, ये अकेले है, इस वजह से यहाँ समेसन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब अकेले नहीं थे। अब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो कैसा कैसा फॉर्म आएगा, पहला फॉर्म ये आ जाएगा कर्ली h ओवर कर्ली q1 dq1। फिर क्या हो जाएगा, कर्ली h ओवर कर्ली q2 dq2 डॉट डॉट dq1 तक आएगा। उसी चीज को समेसन लगा के लिख दिए हैं। इसी तरीके से P1 P2 P3 के टर्म में भी आएगा। ये क्या P1 है, P1 P2 P3 के टर्म में भी अलग अलग आएगा, उन सबको समेसन लगा के लिख दिए। कापी भरने क्या जरूरत है, प्रॉब्लम भी तो कठिन होगा, तो अपने सुविधा के लिए लिखे और इसमें दिखा दिए और इसको छोटा करके समेसन लगा के लिख दिए। क्लियर। अगर समेसन नहीं लगाते, ये बड़ा वाला लेके चलते, तो हर एक टर्म में देखिए ऐसे दिखाना पड़ता। तो उसको आसान बनाने के लिए क्या किए हैं, समेसन लगा दे रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ क्या किए, टाइम तो अकेले है, ये तो अकेले हैं यहाँ पे, तो कर्ली h ओवर कर्ली t dt हो गया। क्लियर। से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड और इसको फर्स्ट बनाए हुए हैं, ठीक। अब देखिए और हम लोग को क्या जानकारी है, और जो जानकारी लास्ट टाइम पर मिला था, क्या मिला था कि वी आल्सो नो दैट जो हैमिल्टनियन फंक्शन था वो क्या था, समेसन आई पी क्यू आई डॉट माइनस एल के बराबर था। इसको क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब इसके आगे क्या करना उसको देखा जाएगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके स्टूडेंट, देखिए इक्वेशन नंबर 3 तक लास्ट सेशन में हम लोग देखे थे। ये हम लोग कहाँ से पाए थे, हैमिल्टोनियन के डेफिनेशन से पाए थे इसको, ठीक। ये हैमिल्टोनियन का डेफिनेशन हम लोग को मिला था ये। अब देखिए इसके आगे क्या लिखेंगे, अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट इस वजह कर रहे हैं क्योंकि जो हम लोग का टारगेट होगा, जो आप देखें इक्वेशन नंबर 2 में पार्शियली डिफरेंशिएट करके वैल्यू मिला हुआ है ds के टर्म में, और फिर क्या कर रहे हैं, इसको भी ds के टर्म में क्या कर रहे हैं, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को जब डिफरेंशिएट करते लेफ्ट हैंड साइड में ds मिला था, और इधर भी देखिए इसको भी जब डिफरेंशिएट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ds मिलेगा। इसका मतलब आपको ये बात समझना चाहिए कि अब हम जो टारगेट होगा हम लोग का क्या होगा, इक्वेशन सेकेंड और 4 को क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करके वैल्यू को निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक। लेकिन अभी डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इक्वेशन नंबर अगर आप 4 में देखेंगे तो कई सारे क्वांटिटी क्या अभी अननोन है जिसके वैल्यू को हमको निकालना पड़ेगा, ठीक। तो कई सारे अभी इक्वेशन आएंगे जिसके हेल्प से वैल्यू पुट किया जाएगा और निकाला जाएगा। मतलब अगला टारगेट जो हम लोग का रहेगा वो सबसे लास्ट में जो रहा है वो कंपेयर करने वाला ही है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें इक्वेशन 3 को तो क्या हो जाएगा, पार्शियली अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी आई डी क्यू आई डॉट, ठीक। ये क्या हो गया, डी क्यू आई डॉट हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे जो फंक्शन होगा, एक बार इसको एक फंक्शन मानेंगे पहला, एक बार इसको दूसरा मानेंगे, ठीक। तो देखिए डी क्यू आई डॉट क्यों हो जा रहा है, इससे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन जरूर हो रहा होगा। यहाँ देखिए क्या, जब पी आई को हम कांस्टेंट माने तो पी आई एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, कर्ली क्यू आई डॉट अपान कर्ली क्यू आई डॉट और साथ में क्या हो जा रहा है, डी क्यू आई डॉट हो जाएगा, ठीक।
इसी का फंक्शन है ना, इसको वेरिएबल माने हैं तो क्या हो जाएगा, कर्ली ये पी आई आगे आ जाएगा और कर्ली क्यू आई डॉट ओवर कर्ली क्यू आई डॉट इंटू डी क्यू आई डॉट हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, डी क्यू आई डॉट बचेगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, फिर अब एक बार फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट माने दूसरे का किए, अब दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे पहले का करेंगे, तो दूसरा फंक्शन एज इट इज लिख दिए, ठीक, समेशन रहेगा ही। अब यहाँ पे डी पी आई है, इस डी पी आई का जब करेंगे तो क्या है, डी पी आई का जब करेंगे तो कैसे होगा, करली पी आई डॉट ओवर करली पी आई और यहाँ क्या हो जाएगा, डी पी आई हो जाएगा, ठीक। और ये पहला वाला क्या है, क्यू आई डॉट वाला कांस्टेंट है, तो उसको उसके साथ बाहर लिखे रहेंगे, ठीक। तो उसको बाहर लिखे हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू जो है 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू आई डॉट इंटू डी पी आई। और इधर देखिए इसका क्या हो जाएगा, डी एल हो जाएगा, क्योंकि करली एल ओवर करली एल जो होगा इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक, इंटू डी एल ऐसे साथ में आएगा तो इसका वैल्यू भी 1 होगा, तो ये क्या बच गया, डी एल बच गया। क्लियर। तो ये इस तरीके के इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन किया गया है। क्लियर। अब देखिए द वैल्यू ऑफ डी एल, अब हमको अगला टारगेट जो है डी एल के वैल्यू को निकालना, तो मात्र एक ही उपाय है इसके वैल्यू को निकालने के लिए, लाग्रांजियन के हेल्प से, ठीक। तो क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ डी एल कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ लाग्रांजियन फंक्शन गिवन बाई, जो कैसे दिया जाएगा, यल इज अ फंक्शन ऑफ क्यू आई डॉट एंड टाइम। Here qi and qi dot are independent to each other। तो क्या लिखें, here qi and qi dot are dependent variables, ठीक, where qi is generalized position coordinate and qi is the generalized velocity। और ऐसे लिख सकते हैं, and ये तो आपको पता है लेकिन लिखना चाहिए, लिख सकते हैं t is the time, और t क्या है आपका, टाइम है, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ भी जो i है सेम i लिए हैं, जो i हम लोग h के केस में लिए थे वही सेम i लिए हैं। i का वैल्यू क्या है, 1 2 3 डॉट 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 के, ठीक, फिर कामा डॉट 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 डॉट, फिर क्या है, n तक इसका वैल्यू है। क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, dl का वैल्यू निकालने का एक ही मात्र उपाय है, इसको क्या कर दिया जाए, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए। और जैसे इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे dl आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में dl, जैसे इसको कर रहे हैं तो ds आ रहा है, इसको करेंगे फिर dl आ जाएगा। ये सब आप मैथ में पढ़े हुए हैं, कोई नया चीज़ है नहीं आपके लिए। अब देखिए समेशन लगाएंगे, क्योंकि qi और क्यू आई डॉट का जो वैल्यू है ये क्या है, आई से लेकर n तक है, तो हर एक टर्म को करना पड़ेगा ना, तो हर एक टर्म को अलग अलग बड़ा करके करने से अच्छा है समेशन लगा दीजिए, वो अंडरस्टूड हो जाएगा। तो यहाँ समेशन आई लिख दिया, आई का वैल्यू क्या है, 1 से लेकर n तक होगा। अब देखिए यल इज फंक्शन ऑफ क्यू आई, तो कर्ली यल ओवर कर्ली क्यू आई लिखे हैं इंटू डी क्यू आई। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ पे जो क्या था, क्यू आई का क्यू आई के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, फिर पी आई का पी आई के रिस्पेक्ट में पार्शियली कर रहे थे ना, तो इस वजह से यहाँ ऐसे लिखा गया था, करली क्यू आई डॉट ओवर करली क्यू आई डॉट करके लिखा गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऊपर यल रहेगा, क्यों यल रहेगा, क्योंकि हियर यल इज द फंक्शन ऑफ क्यू आई डॉट एंड टी। हियर क्यू आई डॉट इज itself function of qi dot, pi is itself function of pi and l is itself function of l, that's why the partial differentiation is given by this way, ठीक। इस वजह से ऐसे हम लोग इसका किए हैं, ठीक। और क्यों ये आया है, क्योंकि जब क्यू आई खुद क्यू आई डॉट का फंक्शन होगा तो ये क्या होगा, आपस में वैल्यू 1 हो जाएगा। ये एक्स का एक्स के में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 ही होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे पी आई खुद अपना एक फंक्शन था तो पी आई का पी आई के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ऐसे यल खुद अपना एक फंक्शन था तो कर्ली यल ओवर कर्ली यल 1 हो जाएगा डी एल। मतलब ओवरऑल जो हम लोग का वैल्यू बचेगा, अल्टीमेट वैल्यू, वो क्या होगा, कुछ ऐसे मिलेगा। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ से आप किसी तरीके से अपने दिमाग में कन्फ्यूजन न रखिएगा। 90% बच्चे यहीं कन्फ्यूज होते हैं कि अभी तक तो ये फॉर्म चल रहा था, कहाँ से ये यहाँ करली वाला वैल्यू कहाँ गया। तो करली वाला वैल्यू सब इस केस में क्या है, 1 है, इस वक्त उसको नहीं लिखा गया है। क्लियर। अब देखिए again L is function of qi dot, that's why the partial differentiation of L with respect to qi dot will be summation I curly L over curly qi dot dqi plus L is function of t also curly L over curly t dt। t क्या है, अकेले है, t में तो i का वैल्यू कुछ है नहीं, यहाँ कुछ हम सफिक्स लगाए नहीं है, t अकेले है तो समेशन लगाने की जरूरत है नहीं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर। नाउ वी आल्सो नो दैट, हमको और भी जानकारी है, बट वी नो दैट, लेकिन हमको पता है। और ये कहाँ से कर रहे हैं पता है, जब हम लोग हैमिल्टोनियन फंक्शन निकाले थे तो उसमें रिलेशन आया था। तो अगर आप लेक्चर नहीं देखें तो पहले वो लेक्चर जाके देखिए, तभी आपको पता चलेगा कैसे ये रिलेशन आया था।
ठीक, ये रिलेशन कैसे आया था ये जाकर वहाँ देखिएगा, मैं यहाँ डिराइव नहीं कराऊंगा, नहीं तो फिर लेक्चर काफ़ी बड़ा होगा। इस वजह से कहता हूँ हर एक लेक्चर को आप सीरियल वाइज देखते हुए आइए। ठीक, तो देखिए एक टर्म का वैल्यू हमको इसमें पता चल गया है कि ये इसका जो वैल्यू होता है ये पी आई के बराबर होता है, ये वैल्यू पता चल गया। अब जो अगला टारगेट होगा, और देखिए इसका वैल्यू भी हम लोग निकाले थे, इसका वैल्यू भी हम लोग वहाँ निकाल लिए थे। ठीक, अब देखिए हमको किसका वैल्यू निकालना है, अगला टारगेट है इसके वैल्यू को निकालना, कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई के वैल्यू को निकालना। ठीक, ये वैल्यू मिल गया, ये वैल्यू निकालेंगे, डी एल का वैल्यू मिलेगा, उसको यहाँ से उठाएंगे, ले आके क्वेश्चन नंबर 4 में पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और जो एक और डी एच वाला हमको इक्वेशन नंबर 2 मिला हुआ है उससे इसका कंपेयर करेंगे, वहाँ से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर, गोल आपका एकदम दिखना चाहिए तभी आप समझ पाएंगे। क्लियर है, क्या टारगेट है अगला हम लोग का, ये वैल्यू निकल गया, ये वैल्यू निकालेंगे, दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, डीएल तैयार हो गया, डीएल को उठाएंगे, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, फिर ये इक्वेशन 4 को एक जो हम लोग का इक्वेशन 2 में डीएच बना उसे कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर करके इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर, ओके स्टूडेंट, अब देखिए अब जो अगला टारगेट हम लोग का क्या होता है, कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई डॉट जो हम लोग को मिला था उसके वैल्यू को फाइंड आउट करना। ठीक, उसके वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, फाइंड आउट करेंगे। बताया ना, एक वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए थे, वो वैल्यू क्या था, कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई डॉट, और ये पी आई के बराबर आ रहा था। ये हम लोग जब हैमिल्टन फंक्शन को डिफाइन किए थे तो उसमें निकाले थे। ठीक, अब जो अगला टारगेट हम लोग का कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई डॉट के वैल्यू को फाइंड आउट करना। क्लियर, तो क्या लिखे हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड, इसको फाइंड करने के लिए हमको कुछ जो पूर्व ज्ञान है हम लोग का उसके आधार पर इसको फाइंड आउट किया जाएगा। पहले के नॉलेज के आधार पर जो हमको जानकारी है उसको इकट्ठा करते हैं और उसी के आप चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर लाग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इट्स गिवन बाय, और उसको कैसे देंगे, डी बाई डी टी ऑफ कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई डॉट माइनस कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई इक्वल टू 0 लीजिए। मामला सॉल्व हो गया। देखिए इसको सॉल्व करने से फ़ायदा क्या है, इसमें कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई आ रहा है, इसको आसानी से इक्वल के राइट हैंड साइड में कर लेंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है वह इसका वैल्यू हो जाएगा। और देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई डॉट आ रहा है, और इक्वेशन नंबर 7 में हम लोग देखे थे कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई डॉट जो होता है वो क्या होता है, पी आई के बराबर होता है। तो देखिए इसको क्या कर लिए, राइट हैंड साइड में कर लिए, और इसका वैल्यू जो होता है पी आई डॉट के बराबर होता है। यहाँ लिख दिए बाय यूजिंग इक्वेशन 7, इसका जो वैल्यू होगा पी आई होगा, पी आई डॉट नहीं पी आई के बराबर होगा, कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई डॉट वैल्यू पी आई के बराबर होगा। इक्वेशन 7 में हम लोग देखें और कैसे ये पी आई के बराबर होता है, इसको हम लोग जब हैमिल्टनियन फंक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें उसको निकाले थे। ठीक, तब ये क्या हो गया, पी आई हो गया। अब देखिए डी पी आई बाई डी टी मतलब पी आई का टाइम के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, कितने बार कर रहे हैं, एक बार कर रहे हैं, तो एक डॉट आ जाएगा इसके ऊपर। तो क्या हो गया, पी आई डॉट इक्वल टू कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई से, इट इज इक्वेशन नंबर 8। ठीक, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 7 से, इक्वेशन 7 में हम लोग को क्या मिला था, कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई डॉट इक्वल टू पी आई मिला था। दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। ये वैल्यू इक्वेशन 7 से और ये वैल्यू इक्वेशन 8 से क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू आया है उसको 7 और 8 से उठा के जो हम लोग का इक्वेशन नंबर 6 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। मतलब इक्वेशन नंबर 7 और 8 से इन पार्शियल डिफरेंशिएशन का वैल्यू उठाकर इक्वेशन 6 में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या मिलेगा, लिखें नाउ यूजिंग इक्वेशन 7 एंड 8 इन इक्वेशन 6 कामा वी गेट, क्या मिलेगा, कर्ली डी एल इक्वल टू, कर्ली नहीं डी एल इक्वल टू इक्वेशन 6 मिला था, तो डी एल इक्वल टू अब क्या हो गया, इसके जगह क्या हो जाएगा, पी आई डॉट हो जाएगा। किसके जगह, जो पहला टर्म इसमें था वो क्या था, कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई था, उसकी जगह पी आई डॉट हो गया, डी क्यू हो गया, वो था उसमें। ठीक, प्लस समेसन, अब कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई डॉट था तो उसके जगह पी आई डॉट लिख दिए, और ये क्या हो गया, डी क्यू आई डॉट, और ये क्या रहेगा, एज इट इज पड़ा रहेगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 9। अब इक्वेशन नंबर 9 से क्या करेंगे, डी एल के वैल्यू को उठा कर ले जाएंगे, इक्वेशन नंबर 4 में इस डी एल के वैल्यू की जगह रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो जो इक्वेशन मिलेगा उस इक्वेशन के हेल्प से क्या करेंगे, हम कंपेयर कर लेंगे किसका, जो इक्वेशन नंबर 2 वैल्यू डी एस निकला है।
क्लियर। तो अगला टारगेट हम लोग का क्या है, इस इक्वेशन 9 को क्या करेंगे, यूज करेंगे, मतलब इस इक्वेशन 9 से डीएल की वैल्यू को उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर करेंगे, हम लोग का इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा। देखिए आसान है ना, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है लेकिन आसान है। जब भी हम लोग डेरिवेशन करते हैं क्या करते हैं, अपना जो नॉलेज है उसी को क्या करते हैं, लगा लगा करते हैं। तब तक हम लोग को नॉलेज क्या था, लाग्रेंजियन का नॉलेज था और हैमिल्टन फंक्शन का नॉलेज था, तो दोनों को शुरू से यूज किए, अब बीच बीच में लाग्रेंजियन यूज करते हुए अपने रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। ठीक, ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए क्या करेंगे, इक्वेशन 9 को क्या करेंगे, यूज करेंगे किसमें, इक्वेशन 4 में। ठीक, तो इक्वेशन 4 हम लोग का कुछ ऐसे था। अब इसमें इक्वेशन 9 से जो डीएल का वैल्यू है उसको लाकर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो जो देखिए ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये क्या है, डीएल का वैल्यू है, उसको हम लोग अभी सॉल्व किए थे इक्वेशन 9 में, तो उसको ला के क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, डी एच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, समेसन आई पी आई डी क्यू आई, जो ऑलरेडी यहाँ पे था, ये देखिए क्या ऑलरेडी यहाँ पे था। ठीक, फिर प्लस के साथ ये भी था, प्लस के साथ ये भी रहेगा, और फिर क्या करेंगे, माइनस डीएल कर देंगे। तो डीएल का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 9 में निकाले थे, जो वैल्यू ये आया था। ठीक, अब फिर क्या किए, डी एच इज इक्वल टू, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जो जो प्लस है सब का सब क्या होगा, माइनस के साथ बाहर आएगा, हर एक टर्म माइनस के साथ बाहर आएगा। क्लियर। अब देखिए अगर आप देख रहे होंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों क्या है, सेम वैल्यू है, लेकिन साइन क्या अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। सो वी आर लेफ्ट ओनली विथ समेसन आई क्यू आई डॉट डी पी आई माइनस दिस वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू विच इज माइनस कर्ली एल ओवर कर्ली टी डी टी से दिस इज इक्वेशन नंबर 10। अब क्या होता है, कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इक्वेशन 10 देखिए, एंड ये इक्वेशन क्या है, 2 है। ये इक्वेशन 10 और इक्वेशन 2 हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर इसको आप देख रहे होंगे तो देखिए डी एच यहाँ भी आया, डी एच यहाँ भी आया, डी क्यू आई यहाँ भी आया, डी क्यू आई यहाँ भी आया, उसके आगे समेसन लगा हुआ है, इसके आगे समेसन लगा हुआ है। ठीक, अब देखिए फिर यहाँ पे डी पी आई आया है, डी पी आई आया है, इसके आगे समेसन है, इसके आगे समेसन है। फिर देखिए ये वैल्यू आया हुआ है, कर्ली एल ओवर कर्ली एच ओवर कर्ली टी डी टी यहाँ भी आया हुआ है, इसके आगे समेसन नहीं है, इसके आगे समेसन नहीं है। इसका मतलब दो इक्वेशन आपस में ये क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन क्या है, लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते दिख रहे हैं। और दो इक्वेशन आपस में मिलते जुलते दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप चाहे ऐसे समझिए, अगर यहाँ से डी एच का वैल्यू उठाकर हम अगर यहाँ रख देते तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल तभी होता जब ये कोफिशिएंट, ये वाला जो वैल्यू मतलब डी क्यू का जो ये कोफिशिएंट है, ये क्या हो जाता, इसके बराबर हो जाता। क्लियर। ऐसा मैथ में आप कई सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे। ये जो डी पी आई का कोफिशिएंट है ये क्या हो जाता, इसके बराबर हो जाता, और जो डी टी का कोफिशिएंट है ये क्या हो जाता, इसके बराबर हो जाता है। बात समझ में आ रहा है, दोनों का क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। दिस मीन्स व्हाट, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 10 एंड राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 आर इक्वल। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और ये वैल्यू आपस में इक्वल होंगे, तो इसका मतलब क्या है, इनके जो कोफिशिएंट होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, तभी तो इक्वल कहलाएंगे। जब इनके कोफिशिएंट आपस में इक्वल होंगे तभी इक्वल कहलाएंगे। जैसे कहीं ऐसे लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 2x प्लस 4y प्लस 3z, तो ये आपस में इक्वल है, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ से कंपेयर करके लिख सकते हैं ना, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। सिमिलरली ये लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, तो राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो जब कंपेयर करेंगे, जैसे इसमें एक्स वाई जेड को कोफिशिएंट को क्या किया, आपस में कंपेयर करती हैं, तो ऐसे यहाँ क्या है, डी क्यू आई डी पी आई डी टी, यहाँ भी क्या है, डी टी डी क्यू आई और डी पी, तो इनके कोफिशिएंट क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो जब कंपेयर किया जाएगा तो ये देखिए कर्ली एच ओवर कर्ली क्यू आई, ये किसका कोफिशिएंट है, डी क्यू आई का, तो ये क्या होगा, पी आई डॉट के बराबर होगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है, यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस लगा के, इसको माइनस लगा के माइनस पी आई अगर लिख दें ऐसे, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, ये इसके बराबर होगा, और इसके वैल्यू कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब वो ओपन होगा ब्रैकेट तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस पी आई डॉट के बराबर हो गया। इसी तरीके से अगर डी पी आई के वैल्यू को देखा जाए, कर्ली एच ओवर कर्ली पी आई है, ठीक,
और यहाँ पे देखिए क्या है, क्यू आई डॉट है, तो ये क्या हो गया, क्यू आई डॉट के बराबर हो गया। सिमिलरली अगर डी टी के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो क्या है, कर्ली एच ओवर कर्ली टी, ठीक, और ये क्या प्लस और यहाँ माइनस लगा के इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो कर्ली एच ओवर कर्ली टी इक्वल टू माइनस कर्ली एल ओवर कर्ली टी। ये इक्वेशन हम लोग एक बार निकाल चुके हैं जब हैमिल्टोनियन फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे, तो उसमें ऑलरेडी इसको फाइंड आउट कर चुके हैं, और इसी के हेल्प से हम लोग हैमिल्टन फंक्शन एच का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी कल निकाले थे, ठीक। तो ये इक्वेशन तो आपको ऑलरेडी मिला हुआ था, ठीक। अब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 11 और 12, ये क्या कहलाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ हैमिल्टोनियन कहलाएंगे, मतलब हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाएंगे। ये जो 13 है ये हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, ये क्या रिलेशन है किससे किसमें, आप ऐसे कह सकते हैं एच का एल से देखिए क्या दे रहा है, रिलेशन दे रहा है, ठीक। एच का क्या दे रहा है, एल से रिलेशन दे रहा है एक तरीके से, ठीक। तो मेन जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है 11 और क्या है 12, बाकी ये क्या है एक तरह से रिलेट कर रहा है एल को एच से या एच को एल से, आप जैसे कहें, ठीक। तो ये 11 एंड 12 आर कॉल्ड हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन आर हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेटिव के लिए पढ़ रहे हैं ना, ये जो वैल्यू ये सब निकला था, जो पी आई हम लोग सब्स्टिट्यूट किए क्वेश्चन नंबर 7 वगैरह में, जो माने वो सब कंजर्वेटिव वाले केस से ही तो माने हैं, तो ये किसके लिए, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। अब देखिए यहाँ पे कैनोनिकल इक्वेशन क्यों कहते हैं, इसको कैनोनिकल क्यों कहते हैं, तो देखिए जो कोऑर्डिनेट पी, जो कोऑर्डिनेट आपके ये पोजीशन कोऑर्डिनेट क्यू आई है और जो पी आई है मोमेंटम कोऑर्डिनेट, ये आपस में क्या होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, कैनोनिकल वेरिएबल कहा जाता है। ये क्या कहलाते हैं, कैनोनिकल वेरिएबल कहलाते हैं, और इन्हीं वेरिएबल के फॉर्म में क्या हो रहा है, ये इक्वेशन मिल रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इन्हीं इक्वेशन के फॉर्म में क्या हो रहा है, इक्वेशन मिल रहा है हैमिल्टन इक्वेशन, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन कहते हैं, या हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि क्यू आई और पी आई ये क्या है, क्यू आई जनरलाइज कोऑर्डिनेट है और उसका क्या है, कंजुगेट मोमेंटा पी आई है, जब Q1 रहेगा P1 रहेगा, ठीक। तो ये कैनोनिकल वेरिएबल रहते हैं। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जब एमएससी में पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में बताया जाएगा कैनोनिकल वेरिएबल का मतलब क्या है। इन्हीं वेरिएबल के यूज से ये क्या हो रहा है, मिल रहे हैं, इस वजह से इन इक्वेशन को कैनोनिकल इक्वेशन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो पोजीशन कोऑर्डिनेट और जो जनरलाइज मोमेंटम कोऑर्डिनेट हैं, ये क्या है आपस में कैनोनिकल वेरिएबल, मतलब कैनोनिकली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक। इसका आपका रीजन क्या है, इस बीएससी में नहीं है। ये क्या है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक टॉपिक होता है, उसमें जब पढ़ेंगे आप एमएससी में तो आपको डिटेल में समझ में आएगा, क्लियर। बाकी ये सब क्या है, ये क्या होता है, अगर आप ऐसे इसको शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, एक दूसरे का क्या होता है, मैथमेटिकल रिलेशन होता है इन सब का, ठीक। जब इनको कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसको क्या होता है, इसको कैपिटल क्यू आई लिखा जाता है और इसको कैपिटल पी आई लिखा जाता है, क्लियर। तो वहाँ आपको डिटेल में पढ़िएगा, ठीक। बाकी बस इतना जानिए कि पी आई क्यू आई कैनोनिकल वेरिएबल हैं, इस वजह से इसको कैनोनिकल इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि अगर मैं नहीं बताता तो निश्चित रूप से ये नया वर्ड है, आपको परेशान करता है, इस वजह से मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया हूँ, ओके। अब देखिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गए, अब इन्हीं सब को यूज़ करके हम लोग इस पे बेस्ड एग्जांपल जैसे सिंपल पेंडुलम का केस हो गया, कंपाउंड पेंडुलम केस हो गया, उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे आगे आने वाले लेक्चर में, ठीक। बहरहाल अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए ताकि आपके फ्रेंड भी इन सब वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।